नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी। मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक और एक नजर शुरुआत की खबरों पर। हरिद्वार के एक दिवसीय दौरे पर सीएम धामी पतंजलि योग पीठ पहुंचे। सीएम धामी और राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी पहुंचे। पतंजलि योग पीठ के फेज 2 हेलीपैड पर आचार्य बालकृष्ण और भाजपा के विधायक आदेश चौहान, पूर्व विधायक संजय गुप्ता सीएम धामी का स्वागत किया। पतंजलि विश्वविद्यालय में बाबा रामदेव से मुलाकात की। पतंजलि में एक कार्यक्रम को आरक्षित रखा गया। वहीं सूत्रों की माने तो 10,000 करोड़ पतंजलि द्वारा निवेश करने की बाबा रामदेव ने घोषणा की थी। पतंजलि द्वारा 10,000 करोड़ के निवेश पर चर्चा हो सकती है। हरिद्वार पुलिस ने सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए। वहीं विशेष पुलिस बल तैनात किया गया। राजधानी देहरादून के राजीव भवन में कांग्रेस ने अपना 139वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इस मौके पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता राजीव भवन के प्रांगण में इकट्ठा हुए और कांग्रेस का झंडा फहराकर स्थापना दिवस मनाया। झंडा फहराने के बाद उपस्थित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने वंदे मातरम राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाकर झंडे को सलामी दी। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष ने डॉक्टर जसविंदर सिंह जोगी ने कहा कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का बड़ा योगदान रहा है और आज भी पार्टी प्रेम और एकता के संदेश को देने का काम कर रही है। देहरादून में बीजेपी में शामिल होकर पहली बार कलजी खाल पहुंचने पर मंडल अध्यक्ष अनिल नेगी की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों, फूल माला और आतिशबाजी से महेंद्र राणा का स्वागत किया। कलजी खाल बाजार में भाजपा कार्यकर्ताओं और महिलाओं ने बड़ी संख्या में प्रतिभाग कर भाजपा के नारों से कलजी खाल बाजार को गुंजायमय कर दिया। महेंद्र राणा के भाजपा में शामिल होते ही कलजी खाल विकासखंड के ब्लॉक अध्यक्ष अर्जुन पटवाल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया, जिसमें पूरा कलजी खाल मंडल भाजपा में हो गया। भाजपा परिवार का सांसद प्रतिनिधि हमारे इधर संजय पटवाल जी, सबका धन्यवाद करता हूँ कि आज मैं अपने को धन्य समझता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाजपा परिवार में। और हमारा ये रहेगा कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को आगे उनके विचारों को आगे पहुँचाना है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी की जिस तरह का अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग पंचायतों से जुड़े हुए लोग हैं और हमारा चौथा कार्यकाल है, तो मुझे लगता है कि जिस तरह के पंचायतों में काम हो रहे हैं तो मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने महेंद्र राणा जी को अपनी पार्टी में सम्मिलित किया। और हमारे ये भाजपा परिवार में संगठन सर्वोपरि है, जैसा संगठन रहेगा वैसे कार्यकर्ता करते हैं। और हमारे जो आज कई टाइम से लोग मुझे कहते थे मैडम सर को भी आप बीजेपी में ले आइए, बीजेपी में, तो आज हमने सब लोगों ने मिलकर वो कर दिखाया है कि आज हम उनको बीजेपी में ले आए। और सभी लोगों में बहुत खुशी की लहर भी है कि अब हम सब मिलकर एकजुट होकर काम कर सकेंगे। उत्तराखंड के गठन के लिए हुए आंदोलन के बाद देहरादून में पहली बार एक खास मकसद को लेकर महारैली हुई, जिसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी की रैलियों से ज्यादा लोग जुड़े। इस रैली की खास बात ये रही कि सत्ताधारी बीजेपी को छोड़कर लगभग सभी दल और सामाजिक संगठनों के लोग इसमें शामिल हुए। वहीं गढ़वाल मंडल के देहरादून में मिले अपार जन समर्थन के बाद अब कुमाऊं मंडल के बागेश्वर में उत्तरायणी कौथिग के दिन 15 जनवरी को राज्य भर से हजारों लोग जुटेंगे। मूल निवास और भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया। कि इस राज्य के लिए क्या अच्छा हो सकता है, भू कानून किस तरह का बनना चाहिए, इस राज्य का सर्वांगीण विकास भी हो, इस राज्य के जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनका हक हकूक भी बरकरार रहे। इसलिए मेरी
जनता से अपील है, आंदोलनकारियों से भी अपील है, वो भी सारे अपने हैं, उन सब से भी अपील है कि वो सरकार पर भरोसा रखें। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कुमाऊं क्षेत्र के काशीपुर में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इसी क्रम में बीते 27 दिसंबर से शुरू हुई बैठक 29 दिसंबर तक चलने वाली है। बीते रोज हुई बैठक में लोकसभा चुनाव के विस्तारकों को आगामी लोकसभा चुनाव में तैयारी के साथ जुटने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों और सभी मोर्चा के अध्यक्षों की बैठक होने वाली है। इसके साथ ही कल की बैठक में जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों, सह प्रभारियों, मोर्चा के अध्यक्षों के साथ प्रदेश महामंत्री और सभी प्रकोष्ठों के संयोजक और सह संयोजक रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल का कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बैठकें बेहद अहम हैं। जोशीमठ के किमाड़ा गांव में तकरीबन 5 सालों के बाद आजकल पांडव नृत्य का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिस पांडव नृत्य को देखने के लिए लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि आजकल पहाड़ों में चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई है, जिसकी वजह से ग्रामीण इलाकों में काफी कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। और ऐसे में बड़ी बात यह है कि इस कड़ाके की ठंड में भी किमाड़ा गांव में पांडव नृत्य का आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस किस तरह से किमाड़ा गांव में इस कड़ाके की ठंड के बीच में किस तरह से पांडव नृत्य का आयोजन किया जा रहा है, जो कि आप तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देख सकते हैं। नक्सल कोतवाली पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के दर्ज मुकदमे में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। गिरफ्तार आरोपी माजिद पुत्र इस्लाम लक्सर के जैनपुर खुर्द गांव का निवासी है। लक्सर पुलिस आरोपी को न्यायालय के सामने पेश करेगी। खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा के सुरई वन क्षेत्र पर वन विभाग की टीम को गश्त के दौरान एक मृतक अवस्था में बाघ का शव मिला। बाघ के शव को मिलते ही वन विभाग ने शव को अपने कब्जे में लेकर बाघ के शव का पोस्टमार्टम करवाया। बता दें कि इस मामले पर मीडिया से रूबरू होते हुए एसडीओ वन विभाग खटीमा सचिता वर्मा ने बताया कि हमारी सुरई रेंज के अंतर्गत कक्ष संख्या 42 में हमारी गश्तीय टीम को गश्त के दौरान बाघ का शव बरामद हुआ। हमारे द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया गया। बाघ की उम्र लगभग 10 से 12 साल आंकी गई है। उसके सभी अंग सुरक्षित पाए गए हैं। वहीं मौत का कारण अभी तक अनुमानित ही लगाया जा रहा है कि 2 बाघों में आपसी संघर्ष हो सकता है। कि हमारी सुरई रेंज के अंतर्गत बीट सतपुड़ा फर्स्ट में के कंपार्टमेंट 42 में एक बाघ को हमने देखा कि वो डेड पड़ा हुआ है। तो हमने वहाँ पर अपनी टीमें भेजी कि क्या स्थिति है, और चारों तरफ वहाँ पर हमने सर्च भी किया कि कोई इस प्रकार से हमको कोई मार्किंग वगैरह मिलती है। तो हमने देखा कि वो प्रथम दृष्टया जो देखने पर ये लग रहा था कि वो आपसी संघर्ष के निशान हैं आपस में, और एक नर बाघ वहाँ पर हमको उसकी बॉडी मिली है। बाघ की आयु लगभग 12 से 10-12 साल के करीबन है। खबर बड़कोट से है, जहां चारों धामों की यात्रा पूरे साल भर खुली रहे। इसी यात्रा को लेकर अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज आज रवाई घाटी के बड़कोट पहुंचे, जहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। सभी को सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 4 धाम बंद नहीं होती, यात्रा पूरे साल चलती है। सिर्फ शीतकाल में यमुनोत्री धाम में बर्फ ज्यादा गिरने से 6 माह के लिए मां यमुना के दर्शन शीतकाल प्रवास खरसाली में होते हैं। इसी तरह चारों धामों की यात्रा खुली है, लेकिन शीतकाल प्रवास में भी दर्शन कर सकते हैं। भगवान का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है, इसलिए हम ये लोगों को संदेश देना चाहते हैं और स्वयं यात्रा करके संदेश देना चाहते हैं कि ग्रीष्म काल में भी आप आइए, आपको पुण्य लाभ होगा, और शीतकाल में भी आइए। शीतकाल में भी यात्रा जारी है, पूजा जारी है,
भगवती प्रत्यक्ष हैं और आपको पुण्य लाभ भी होगा और विशेष होगा शीतकाल में, क्योंकि शीतकाल की यात्रा में विशेष अनुभव आपको प्राप्त होंगे। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोहाघाट के कोलीडेक क्षेत्र में लगातार बढ़ते स्मैक के कारोबार और गांव के युवाओं में बढ़ते स्मैक की प्रवृत्ति से आक्रोशित महिलाओं ने जुलूस निकाला और लोहाघाट थाने का घेराव किया। स्मैक कारोबारियों पर कार्रवाई करने की मांग की। आक्रोशित महिलाएं एसडीएम कार्यालय लोहाघाट पहुंची और लोहाघाट एसडीएम रिंकू बिष्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर युवा पीढ़ी को स्मैक के नशे से बचाने की मांग की। इस दौरान महिलाओं ने कार्रवाई नहीं करने पर थाने के बाहर अनशन शुरू करने की चेतावनी दी। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को देखकर आज कोलीडेक झील की ग्राम प्रधान और उनकी ग्राम सभा के कुछ सदस्य मेरे से मिले हैं और उनके द्वारा बताया गया है, कुछ स्पॉट उनके द्वारा चिन्हित किए गए हैं कि इन स्थानों पर नशेड़ी और स्मैक के व्यापार करते हैं और कारोबार करते हैं और उनके बच्चे इसकी जद में आ रहे हैं। तो शीघ्र ही इसमें पुलिस की एक टीम को भेजा जाएगा और साथ ही जो ड्रग इंस्पेक्टर है उनके साथ भी ये संयुक्त रूप से कार्रवाई की जाएगी। आए दिन बच्चे नशे में पड़े रहते हैं और गांव में बहुत चोरियां हो रही हैं, गाड़ियों से भी चोरी हो रही है, तेल भी चुर रहे हैं, लड़कियों को भी खतरा बना हुआ है। इसलिए मैं चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी सरकार कार्रवाई करे और पकड़ के भी ले जाते हैं नशे वाले लड़कों को तो फिर दूसरे दिन सुबह छोड़ ही देते हैं तो फिर दूसरे दिन वो धमकियां भी दे रहे हैं। सर स्मैक का हो रहा है और सब तरह का नशा हो रहा है, स्मैक का ज्यादा हो रहा है हमारे गांव में। झील में भी पर्यटक आ रहे हैं तो पर्यटकों को भी नुकसान है, उनके कानों से सोने की बालियां बच्चों की निकाल दी जा रही है तो नुकसान तो बहुत है। हमारी यही मांग है कि नशा बंद किया जाए, जो बेचने वाले हैं उनको पकड़ा जाए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या से पूजित अक्षत शोभा यात्रा का लक्सर नगर में जोरदार स्वागत किया गया। ये अक्षत शोभा यात्रा नगर के लक्सर गांव से शुरू होकर ओवरब्रिज से होते हुए सिबली से पूरे मेन बाजार में निकाली गई, जिसके समापन लक्सर ओवरब्रिज के नीचे स्थित दुर्गा मंदिर पर आकर किया गया। रामलला त्रिपाल के अंदर थे और वो 22 जनवरी को बाहर आ रहे हैं। अयोध्या से अब तक कलश यात्रा जो आई है, लोगों के यहाँ घर घर, हिंदुओं के यहाँ खासकर हर घर घर जाएंगे। 15 दिन का एक काम है। आज नगर में बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया है। नगर में शोभा यात्रा में, इसमें जो संयोजक की भूमिका मुझे मिली थी, इसमें काफी बहुत लोगों का साथ मिला है। कलश यात्रा है, इसमें अक्षत आए हुए हैं जो कि अयोध्या से आए हुए हैं और ये अक्षत घर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य है और सभी राम भक्तों के द्वारा यही यात्रा निकाली गई है। और इस यात्रा का आयोजन आज सुबह 11 बजे से लक्सर गांव से प्रारंभ हुआ था और लक्सर गांव से फिर उसके बाद ये पुल से होती हुई सोसाइटी रोड, सिमली, शिवपुरी और उसके बाद मेन बाजार और मेन बाजार के बाद फिर यहाँ दुर्गा माता मंदिर पर इस यात्रा का समापन होने जा रहा है। काशीपुर कोतवाली पुलिस ने बीती 20 दिसंबर को हनुमान कॉलोनी में हुई डकैती में शामिल 7 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने काशीपुर में इस बड़ी घटना का खुलासा किया। वहीं उज्जैन क्षेत्र में शिक्षक यशपाल सिंह चौहान के घर में घुसे बदमाशों ने हथियारों के बल पर लाखों रुपए की नकदी और जेवर लूट लिए थे। घटना के दौरान गृह स्वामी को तमंचे की बट से मारकर घायल कर परिजनों को बंधक बनाकर तांडव मचाया था। इस बड़ी वारदात से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और तत्काल पुलिस टीम बदमाशों की तलाश में लग गई। तो बीते दिनों जो सनसनीखेज डकैती का प्रकरण हुआ था, कहने को तो वो काशीपुर थाना क्षेत्र में पड़ता था, पर वो काशीपुर और आईटीआई का बॉर्डर क्षेत्र में बहुत ही सुनसान खेत के बीच में एक मकान था। उस मकान में कोई कैमरा वैमरा बहुत ज़्यादा इंस्टॉल्ड नहीं था। तो ऐसी जगह पे कुछ काफ़ी संख्या में हथियारबंद लोग आए, घर के अंदर फर्स्ट फ्लोर की जो विंडो रहती है उसको तोड़ के अंदर घुसे,
जब घर के लोगों ने विरोध व्यक्त किया, जग गए, विरोध व्यक्त किया, तो इनके द्वारा तमंचे की बट से हमला करके उनके घर से जो है लूटपाट बचाई गई, विभिन्न प्रकार के गहने और कैश को लेके चले गए। तो प्रोफेशनल पुलिसिंग का हमने दुरुस्त नमूना दिखाया। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर चिंगारी जल चुकी है, जिसके बाद विपक्षी पार्टी भी भू कानून को लेकर अपनी आवाज मुखर करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस के दौरान प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान आपको बता दें कि प्रदेश में सशक्त भू कानून की मांग की गई। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का कहना है, कांग्रेस पार्टी भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर जनता और आंदोलनकारी की मांग के साथ है और कांग्रेस जिला स्तर पर राज्यपाल को ज्ञापन छापने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी मूल निवास और भू कानून की जो राज्य की जनता और आंदोलनकारी संगठनों की मांग है उसका समर्थन करती है और हम उसके समर्थन में पूरे ब्लॉक स्तर पर जो है ज्ञापन सौंप रहे हैं, कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अब सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना है कि वो कब तक समिति का खेल करके जो है मामले में जनता को गुमराह करेगी या कोई क्लियर स्टैंड भी इस पर लेगी। अन्य संगठनों की बात मैं कुछ देर के लिए कह सकता हूं कि वो अपना विषय रख रहे होंगे तो समझ में आता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को 10 वर्ष तक इस उत्तराखंड राज्य में पूरा राज करने का अवसर प्राप्त रहा। उस समय उन्होंने केवल इस राज्य के अंदर लूट खसोट, उसके अलावा केवल अपने चेहतों के घर भरने के अलावा केवल विधायकों की खरीद फरोख्त, इस राज्य को पूरे देश के अंदर बदनाम करने का उन्होंने जो काम किया है, अब वो 100 चूहे खाकर बिल्ली अगर हज को जा रही है तो मुझे लगता है ये वही कहावत है। कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि जब उनका कार्यकाल था उन्होंने उस समय क्या किया। राज्य भर में जमीन की खरीद बिक्री से संबंधित धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत और जनभावनाओं के अनुरूप भूमि की अनियंत्रित खरीद फरोख्त को रोकने की मांग करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में भू कानून में एक कड़े भू कानून की मांग की। इसके साथ ही महानगर कांग्रेस द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से इस संबंध में राज्यपाल को एक ज्ञापन भी प्रेषित किया गया, जिसमें मांग की गई कि उत्तराखंड में जमीनों की अनियंत्रित खरीद फरोख्त की कड़ाई से विनियमितता करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में एक कड़ा कानून तत्काल बनाने की मांग भी की गई। देखिए, माननीय राज्यपाल को आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और जो आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में स्थिति है, भू कानून की बहुत ही सख्त आवश्यकता है। इस समय जो सोच के हम सभी साथियों ने उत्तराखंड की हम लोगों ने बनाया था वो चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही हैं, इसलिए भू कानून सख्त से सख्त लागू होना चाहिए और हिमाचल की तर्ज पे लागू होना चाहिए। सिर्फ खानापूर्ति नहीं होनी चाहिए, समितियां नहीं बननी चाहिए। इन चीज़ों को लेकर आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं यहाँ पे राज्यपाल महोदय को जिलाधिकारी के माध्यम से। यूसीसी को लेकर जल्द ही विधानसभा सत्र आहूत किया जाएगा, इसकी जानकारी संसदीय और कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दी है। उन्होंने कहा कि आगामी बजट सत्र के लिए भी लोगों के सुझाव लिए जा रहे हैं। वहीं 10 जनवरी तक सभी अपने सुझाव व्हाट्सएप और मेल के जरिए दे सकते हैं। इसके साथ ही कहा कि पिछले बजट सत्र में भी लोगों के द्वारा सुझाव लिए गए थे जिन्हें बजट में संकलित किया गया था। इस बार के सुझाव बजट में संकलित किए जाएंगे और प्रदेश की जनता के अनुरूप बजट सत्र पेश किए जाएंगे। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।